हम सोचते हैं पहाड़ लाटे हैं, मतलब मूक हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन सच तो ये है कि वे सब जानते हैं। और शायद सिर्फ जानते नहीं, महसूस भी करते हैं। ये पंक्ति है नरेंद्र कठेत जी के एक लेख से, पहाड़ की चेतना और जड़ तने का संवाद। और ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। हाँ, और आज हम इसी लेख की परतों को खोलने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे पास एक कहानी है। कहानी एक 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है, पर असल में ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक रूपक है, एक मेटाफर। इस पेड़ के जरिए लेखक ने पहाड़ के समाज को उसके अंदर के तनाव और पलायन की जो हकीकत है उससे सामने रखा है। तो हमारी आज की इस पड़ताल का मकसद यही है कि कहानी में छिपे किरदारों को समझें। हाँ, जड़, तना और एक मुसाफिर, इनके संवाद को समझना है ताकि हम उस अनकहे सच तक पहुंच सके जो पहाड़ की खामोशी में कहीं दबा हुआ है। तो चलिए फिर सीधे कहानी के केंद्र में ही उतरते हैं। चलिए, तो कल्पना कीजिए एक बहुत पुराना, बहुत विशाल पीपल का पेड़। बाहर से अगर आप देखेंगी तो वो मजबूत और शांत लगता है, लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि उस शांति के नीचे एक जबरदस्त बेचैनी है। एक संघर्ष है। हाँ, पेड़ की जड़ और तने के बीच एक संवादहीनता है। और कहानी तब शुरू होती है जब उस पेड़ के नीचे से गुजरता एक मुसाफिर अचानक एक आवाज सुनता है, और ये आवाज ये पेड़ की जड़ की है। और जड़ की पहली ही बात में ऐसा लगता है जैसे सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा बाहर आ रहा है। वो मुसाफिर से कहती है, देख रहे हो मेरे सर पर क्या है? मुसाफिर जवाब देता है, तना है। और इस पर जड़ का जो अगला वाक्य है ना, वो पूरे संघर्ष की बुनियाद है। वो कहती है, यही तो मुझे कहना है कि ये मेरे सर पर यूं क्यों तना है। वाह, मतलब तना शब्द का दोहरा इस्तेमाल। बिल्कुल। एक तो पेड़ का हिस्सा और दूसरा अकड़ कर खड़ा होना। उसे लगता है कि ये तना उस पर एक बोझ की तरह है, एक शासक की तरह खड़ा है। ये बहुत गहरी बात है। वो ये नहीं कह रहे कि तना उसका दुश्मन है, वो मानती भी है कि ये मेरा सगा है। हाँ। लेकिन फिर भी कहती हैं कि आज यही उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। जब भी वो अपना हक मांगती है या ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो तना उसे और नीचे जमीन में धकेल देता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है मन में, क्या ये वाकई में धकेलना है या फिर ये एक जरूरी दबाव है जो पेड़ को मजबूत रखने के लिए चाहिए? मतलब क्या बिना तने के दबाव के जड़ें फैलकर कमजोर नहीं हो जाएंगी? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। वो हमें दोनों नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। अगर जड़ के नजरिए से देखें तो ये शोषण है। उसे लगता है कि सारी मेहनत वो करती है, जमीन के अंधेरे में बिना किसी पहचान के। वही तो पेड़ के लिए पोषण खींचती है, उसे जिंदा रखती है। बिल्कुल, लेकिन दुनिया के सामने कौन है? तना। सारा श्रेय तने को मिलता है। उससे निकली शाखाएं, पत्ते, फूल, सब दुनिया देख रही है, आसमान छू रहे हैं, और जड़ के हिस्से में सिर्फ घुप अंधेरा है। मतलब एक तरह का अदृश्य श्रम हो गया जिसे कोई पहचान नहीं मिलती। हाँ, जैसे किसी परिवार में नींव की ईंट होती है ना, जिस पर पूरा घर खड़ा है, लेकिन उसे कोई देखता नहीं। सही कहा। मुझे तो इस जड़ की आवाज में पहाड़ के उन मूल निवासियों की आवाज सुनाई दे रही है, जो सदियों से वहां हैं, जिन्होंने उस जमीन को अपनी मेहनत से सींचा है। बिल्कुल। और उन्हें लगता है कि उन्हीं के संसाधनों पर पल बढ़कर उन्हीं से निकले कुछ लोग तना बन गए हैं, ताकतवर, दिखने वाले, दुनिया से बात करने वाले। और अब वही तना उन्हीं के जड़ों को दबा रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, ये समाज के भीतर का संघर्ष है। एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसा, जहाँ शरीर का एक हिस्सा दूसरे को ही खतरनाक समझने लगता है। बिल्कुल। और ये पहाड़ की शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। तो जड़ का पक्ष बहुत मजबूत है और भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही लगता है, पर अब कहानी में एक मोड़ आता है। मुसाफिर जो अब तक बस सुन रहा था, वो जड़ की शिकायतें लेकर तने के पास जाता है, और हमें लगता है कि अब तना या तो अपनी गलती मानेगा या कोई बहाना बनाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, तने का जवाब कहानी को और भी उलझा देता है। तना आरोपों को सीधे सीधे खारिज कर देता है। वो सबसे पहले तो जड़ और अपने बीच के इस बंटवारे को ही नकारता है। वो कहता है, हम अलग अलग नहीं हैं, हमारा तो रस रक्त का संबंध है। मतलब एक ही खून है, एक ही जीवन रस है। हाँ, वो कहता है हमारा वजूद एक दूसरे पर टिका है। और ये कहकर वो एक तरह से मुसाफिर को भारी व्यक्ति साबित कर देता है कि तुम हमारे आपसी रिश्ते को समझ ही नहीं सकते। अरे ये तो एक क्लासिक डिफेंस हो गया ना, जैसे परिवारों में होता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप दखल मत दीजिए। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद वो जो कहता है वो चौंकाने वाला है। वो एक उल्टा आरोप लगाता है। क्या? मैं मूल को जितना ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ,
वो और गहरे धंस जाता है। ओहो, ये पंक्ति तो इस संवाद का दिल है। इस पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, तना कह क्या रहा है? क्या वो सच में मदद करना चाहता है और जड़ उस मदद को समझ नहीं पा रही, या फिर ये अपनी नाकामी का ठीकरा जड़ पर फोड़ने की एक चालाक कोशिश है? ये तो एक तरह का विक्टिम ब्लेमिंग भी हो सकता है कि मैं तो तुम्हें बदलना चाहता हूँ पर तुम बदलना ही नहीं चाहते। सही कहा। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा हो कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ पर तुम मेहनत ही नहीं करते। हो सकता है तने की मदद का तरीका ही गलत हो। बिल्कुल हो सकता है वो जो मदद दे रहा है वो जड़ को मदद नहीं बल्कि एक और तरह का नियंत्रण लग रहा हो, जैसे कोई बिना पूछे ही आपके कमरे का नक्शा बदलने लगे आपकी भलाई के नाम पर। बिल्कुल। और तना मुसाफिर से साफ साफ कहता है कि हमें उपदेश मत दीजिए, हम अपने रिश्ते को समझते हैं। वो एक तरह से मुसाफिर की भूमिका पर ही सवाल उठा देता है कि तुम कौन होते हो हमारे बीच जज बनने वाले। हाँ, और यहीं से लेखक कहानी का पूरा रुख बदलने की तैयारी करते हैं। अब तक ये कहानी जड़ बनाम तने की थी, लेकिन अब फोकस मुसाफिर पर आने वाला है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां जड़ भी अपनी जगह सही लग रही है और तना भी पूरी तरह गलत नहीं लग रहा। इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? यही तो लेखक का कमाल है। वो इस गुत्थी को सुलझाते नहीं बल्कि इसका पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। अब तक जो मुसाफिर जज बना हुआ था, जो सहानुभूति दिखा रहा था, लेखक उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। तना अब मुसाफिर से एक सीधा और बहुत चुभने वाला सवाल पूछता है। वो कहता है, मान्यवर, आपका मूल भी तो आपका खून है, आप अपने मूल से कितने जुड़े हुए हैं? एक मिनट, ये तो पूरा खेल ही पलट गया। तने ने जड़ की शिकायतों का जवाब देने के बजाय हमला मुसाफिर पर ही कर दिया। जो मध्यस्थता करने आया था, अब उसी की जांच पड़ताल शुरू हो गई। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसके बाद आरोपों की एक पूरी लिस्ट है। तना उस मुसाफिर के जरिए पहाड़ से पलायन कर चुके हर उस इंसान को आईना दिखाता है जो मतलब शहरों में बैठकर पहाड़ की चिंता का दिखावा करता है। क्या है वो आरोप? पहला आरोप, तुमने अपने पुश्तैनी खेत या तो बेच दिए हैं या उन्हें बंजर छोड़ दिए हैं। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये अपनी विरासत, अपनी पहचान को लावारिस छोड़ देने जैसा है। और इसका नतीजा क्या हुआ वो भी तना बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे छोड़े हुए बंजर खेतों में अब काला बांस और लैंटाना जैसी झाड़ियां उगाई हैं। और ये वो आक्रामक प्रजातियां हैं जो स्थानीय वनस्पति को खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। और वो खेत अब बाघ, भालू और जंगली सूरों के अड्डे बन गए हैं। मतलब तुम्हारी गैर मौजूदगी ने सिर्फ एक खेत को बंजर नहीं किया बल्कि वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ दिया है। सही बात है। और तीसरा आरोप शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और दर्दनाक है। तना कहता है, तुम्हारा अपना पुश्तैनी घर खंडर हो चुका है। उफ। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं है, ये यादों का, इतिहास का, उस जगह का मिट जाना है जहां से तुम्हारी पहचान शुरू हुई थी। और इन सब आरोपों के बाद वो सबसे कड़वी बात कहता है। क्या? आप हैं कि पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मतलब आपका जुड़ाव, आपकी चिंता सब कुछ जुबानी है, बस फेसबुक पोस्ट लिखने तक या छुट्टियों में घूमने आने तक। हाँ। लेकिन जब बात वापस आकर उस पहाड़ पर मेहनत करने की आती है, उस खंडर हो चुके घर को फिर से बनाने की आती है, तो आप तैयार नहीं है। आपका प्यार एक डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा है जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही। और तने का जो आखिरी तर्क है वो इस पूरी बहस को एक नए स्तर पर ले जाता है। वो कहता है कि मुसाफिर असल में अपने मन के सवालों को, अपनी जड़ों से कट जाने के अपराध बोध को हम पर थोप रहा है। वो साफ कहता है, जो सवाल आपके मूल के हैं वे आप मुझ पर थोप रहे हैं। हाँ, ये रिवर्स पलायन की खोखली बातों पर एक जबरदस्त तमाचा है। तना कह रहा है कि तुम जो अपनी जड़ों के लिए नहीं कर पाए, उसका गुस्सा तुम मेरे और जड़ के रिश्ते में देख रहे हो। तुम अपने अंदर के अपराध बोध से लड़ने के लिए हमें विलेन बना रहे हो। ये तो मुसाफिर के लिए आईना देखने जैसा हो गया। वो गया था दो लोगों का झगड़ा सुलझाने और उसे अपने ही चेहरे पर लगे दाग दिखने लगे। तना यही कहता है कि हम जैसे भी हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हम कम से कम यहीं पहाड़ पर टिके तो हुए हैं, अपनी जमीन पर मौजूद तो हैं। लेकिन तुम तो भाग गए। और अब दूर बैठकर हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। वो साफ कहता है, मंथन करना ही है तो आप अपने मूल के समीप जाकर करें। अपनी समस्याओं का हल हमारे झगड़े में मत ढूंढो। हाँ, अगर सच में कुछ बदलना चाहते हो तो वापस अपनी जड़ों के पास जाओ और वहां जवाब तलाशो। ये उस पूरे वर्क पर एक तीखी टिप्पणी है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर दूर बैठकर सिर्फ सलाह देता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? जड़ अपनी पीड़ा में सही लगती है, तने के तर्कों में भी दम है और मुसाफिर अपने ही सवालों में घिरा हुआ है।
ये कहानी तो किसी को सही या गलत ठहरा ही नहीं रही। और शायद यही इस लेख का असल मकसद है। ये हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, ये हमें एक जटिल सच्चाई से रूबरू कराता है, जहां हर किरदार की अपनी कहानी है, अपना सच है और अपना दर्द है। जड़ को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और शायद हो भी रहा है। तने को लगता है कि उसे गलत समझा जा रहा है और शायद उसकी बात भी सही है। और मुसाफिर जो पलायन कर चुका है, उसका अपराध बोध भी तो असली है। बिल्कुल, इस कहानी में कोई एक विलन नहीं है, शायद हालात ही विलन है। लेखक अंत में कहते भी हैं कि पहाड़ में ऐसे न जाने कितने तने और जड़ें हैं जिनकी अपनी कथा पटकथा है, और वो कोई नाटक नहीं कर रहे, वो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। उनका संघर्ष, उनका रिश्ता, सब कुछ पारदर्शी है। वो हमारी तरह मुखौटे नहीं पहनते। और फिर लेखक हमें वापस उसी पंक्ति पर ले आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। और हम सोचते हैं पहाड़ लाटे हैं, लेकिन वो सब जानते हैं। हमें लगता है कि पहाड़ खामोश हैं, बेजान हैं, लेकिन असल में वो अपने अंदर चल रहे हर संघर्ष, हर संवाद, हर पीड़ा के गवाह हैं। पहाड़ सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है। नहीं, वो एक जीवित चेतना है, एक लिविंग एंटिटी है जो अपने लोगों की कहानियों को, उनके दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है, बस बोल नहीं रहा। इस संवाद ने तो वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, यह तो एक पूरे समाज का एक्सरे है जो अपने ही अंदरूनी तनावों से जूझ रहा है। हाँ, और ये चर्चा खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल छोड़ जाती है। क्या? इस पूरी बातचीत में हमने जड़ की बात की जो नींव है, हमने तने की बात की जो प्रतीक है, और हमने उस मुसाफिर की भी बात की जो अपनी जड़ों से कट चुका है। लेकिन पेड़ का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा तो इस पूरी बातचीत से गायब है। बिल्कुल, उन शाखाओं, पत्तों और फूलों का क्या? हाँ, वो जो इसी जड़ के पोषण और इसी तने के सहारे दुनिया में दूर दूर तक फैल गए हैं, वो जो शायद आज किसी और जमीन पर, किसी और आसमान के नीचे फल फूल रहे हैं, वो इस संघर्ष से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और शायद दुनिया की धूप और हवा का आनंद ले रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या उन्हें नीचे अपनी बुनियाद में हो रहे इस संघर्ष की कोई खबर भी है? क्या उन्हें पता है कि जिस जड़ से उन्हें पोषण मिला वो आज अंधेरे और घुटन की शिकायत कर रही है? या वो इतने दूर और इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि नीचे की आवाजें उन तक पहुंचती ही नहीं? इस पूरे संवाद में उनकी क्या भूमिका या जिम्मेदारी बनती है? शायद ये सवाल उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जड़ों से बहुत दूर निकल आए हैं, सफल हो गए हैं और शायद इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिस बुनियाद पर उनके सपनों का महल खड़ा है, वहां नीचे एक घमासान मचा हुआ है। शायद अगला संवाद उनसे होना चाहिए। लेकिन क्या वो सुनने को तैयार होंगे? ये सवाल लेखक ने हमारे लिए छोड़ा है।